Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 4th of Geographical Thought. Geographical Thought में हमारी क्लास नंबर 4th है। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले इनको देखना है, देन आगे मूव करना है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या है, ग्रीक्स, रोमन्स एंड डार्क एज के बारे में पढ़ाया। देन हमने सेकंड क्लास में जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स थे उनको देखा। इसके साथ साथ चाइनीज़ देखे। चाइनीज़ के साथ हमने यहाँ पर फिर जो डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशंस हुए वो देखे। ठीक है जी, डिस्कवरीज नेक्स्ट क्लास में यहाँ हमने अरब से देखे थे। ठीक, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस। और उसके साथ साथ हमने वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर एंड डार्विन ये देखे हैं। अब तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, आप एक बार उनको देखिए और देखने के बाद रिव्यू ज़रूर देना है। ठीक है, आज की क्लास में हम स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे। जितने भी स्कूल्स हैं ज्योग्राफी में, चाहे जर्मनी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी हो, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, या यूं कहें रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। इसको आप सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं एंड रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी भी। तो एक एक कर कर हम आज की क्लास में यही 5 स्कूल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को ध्यान से देखना है। जर्मनी स्कूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑस्कर पैस्टेल के बारे में पढ़ेंगे, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन, फ्रेडरिच रेडजेल, अल्फ्रेड हैटनर एंड एल्ब्रेस्ट पेंक। अब देखिए, इनको वोल्थर पेंक से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, वोल्थर पेंक जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं वो अलग हैं, ये एल्ब्रेस्ट पेंक है। ठीक है जी। फ्रेंच में हम फिलिप बूसे, बैरॉन क्यूबर्ट एंड एमेलियस डी हेले, विडेल डी ला बिलास, फैब्रे, जीन ब्रून्स, रैकलस, इमैनुअल डी मार्टोने, एल्बर्ट डिमेंगियोन, ये सब देखेंगे। ब्रिटिश में हम चार्ल्स डार्विन जो कि हम पढ़ा चुके हैं, हेल्फर्ड जे मैकिंडर, पैट्रिक गैडिस, एजी ओगिलिव, बुकानन, डब्ल्यू स्मिथ, चिसोल्म, रॉबर्ट मिल, एलडी स्टम्प, हर्बर्टसन, रिचर्ड चोर्ले। इसके बाद हम देखेंगे पीटर हैगेट। ठीक है, ये हम ब्रिटिश में देखेंगे। अमेरिकन में देखेंगे हम अर्नोल्ड गियोट, सेलर, WM डेविस, मार्क जेफरसन, इसाहा बोमैन, एलन चर्चिल सैम्पल, एल्बर्ट पेरी ब्रिगम, कार्ल ओसार, एल्सवर्थ हंटिंगटन एंड सैलिसबरी, ये देखेंगे हम अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में। सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, सेमिनोव, AI वोइकोव, पीटर क्रिप्टोकिन एंड VV डोकुचाइव एंड गेरासिमोव। ठीक है, ये हम सोवियत स्कूल में देखेंगे। आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये आपको एक तरह से हमने आज की क्लास का ब्लूप्रिंट दिखा दिया कि ये सब होने वाला। 5 स्कूल पढ़ेंगे और 5 स्कूल में इतने सारे ज्योग्राफर, अलग अलग स्कूल में पहले जर्मन देखेंगे, फिर फ्रेंच, फिर ब्रिटिश, फिर अमेरिकन, लास्ट सोवियत, और जो फैक्ट होंगे वो लास्ट में हम बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से। अब जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में ऑस्कर पैस्टेल, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन, फ्रेडरिच रेडजेल, अल्फ्रेड हैटनर एंड एल्ब्रेस्ट पेंक। अब आप सोच रहे होगे अभी तो ऊपर बताया, फिर क्यों बताया। अब देखिए, इनका टाइम पीरियड आप एक बार ध्यान से देख लेना। एक साथ इसलिए लिख दिया है कि आप कंपेयर कर पाओ किसका टाइम पीरियड कब से कब तक है। ऑस्कर पैस्टेल इन सब में सबसे पहले 1826 से 1875, रिस्टोफन 1833 से 1905। अगर रेडजेल की बात करें तो 1844 से 1904, हैटनर 1859 से 1941 एंड एल्ब्रेस्ट पेंक 1858 से 1945 तक। तो टाइम पीरियड ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। पहले देख लेते हैं जर्मनी स्कूल में जो ऑस्कर पैस्टेल हैं उनसे पहले क्या क्या हुआ। एक थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, देन ऑस्कर पैस्टेल की तरफ चलेंगे। जर्मन्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इज इनॉर्मस। अब देखिए,
जो जर्मन्स हैं, अभी तक हमने वारेनियस भी पढ़े, ठीक है, कांट पढ़े, हम्बोल्ट पढ़े। तो यहाँ पर देखिए जर्मन, जितने भी जर्मन आए हैं उनका योगदान ज्योग्राफी में रहा है, चाहे वारेनियस का हो, चाहे इमैनुअल कांट का हो, इन सब का योगदान ज्योग्राफी में रहा है। टाइम पीरियड रहा 18वीं और 19वीं सेंचुरी। इन जर्मनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1809। पहली यूनिवर्सिटी कब खुली? 1809 में, जर्मनी में। कुछ फैक्ट्स ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। बट देयर वर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इन विच ज्योग्राफी वॉज टॉट। लेकिन 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत कम यूनिवर्सिटी बची थी जिसमें ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही हो, ठीक है। तो एक गंभीर विषय था, ये एक गंभीर विषय था। ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट मानना भी बंद होने की कगार पर था, ठीक है। एट अ इनिशियल स्टेज द ग्रोथ ऑफ ज्योग्राफी वॉज वेरी स्लो एंड द टीचर्स ऑफ ज्योग्राफी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ज्योग्राफी बैकग्राउंड। अब जो ज्योग्राफी की फैकल्टी थी, जो ज्योग्राफी के टीचर थे, वो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं थे। कोई फिलोसफी से था, कोई हिस्ट्री से, कोई फिलोसफर थे, कोई हिस्टोरियन थे, ठीक है, कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट्स, प्रॉपर कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नहीं मिल रही थी फैकल्टी, ठीक है, टीचर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। दे हैड बैकग्राउंड्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, जैसा हमने बताया, कोई हिस्ट्री के थे, कोई फिलोसफी, कोई साइकोलॉजी, ठीक है, अदर डिसिप्लिन्स के थे, वही ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अ नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल सोसाइटीज वर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड था जब ज्योग्राफिकल सोसाइटीज इस्टेब्लिश्ड होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया था। देन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ यूरोप में। 19th सेंचुरी के मिडिल में, ठीक है, यूरोप में फिर से उथल पुथल, जैसे डार्क एज में दिखाया था ना हमने कि पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था, ऐसे ही 19th सेंचुरी के मिडिल में पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया था। There was a great demand for maps and charts by military officers and administrators, ठीक है। तो डिमांड होने लगी किसकी? मैप्स, चार्ट्स की, मिलिट्री ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, ठीक। तो ये कुछ बैकग्राउंड था, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम ऑस्कर पैश्चेल की तरफ, ठीक है। अगर देखिए आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी ज्योग्राफिकल थॉट के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नोट्स का चार्ज है 299, ठीक है, 1 यूनिट का। ज्योग्राफिकल थॉट आपको कंप्लीट 299 रुपये में सेंड कर दिया जाएगा। तो काफ़ी मेहनत लगी है इन नोट्स में, आप देख सकते हैं प्रीवियस 3 क्लासेस में भी, ये 4th क्लासेस है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और यहाँ पर आपको PDF भेज दी जाएगी। तो ऑस्कर पैश्चेल की बात करें, इनका जन्म 1826 में हुआ एंड इनकी डेथ 1875 में हुई थी। ये ऑस्कर पैश्चेल है, इनका चित्र भी याद रखना है, मूंछ पहनाए हुए हैं ऑस्कर पैश्चेल, ठीक है जी। तो जर्मन ज्योग्राफर है ऑस्कर पैश्चेल, जर्मन ज्योग्राफर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एडिटर हैं दास ओसलैंड के, किसके एडिटर हैं? दास ओसलैंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दास ओसलैंड के ऑडिटर कौन है, तो सीधा सीधा आंसर है ऑस्कर पैश्चेल, ऑस्कर पैश्चेल, ठीक है जी, नाम याद रखना। ऑस्कर दास ओसलैंड क्या है? अ पीरियडिकल इन विच आर्टिकल्स अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ फॉरेन कंट्री यूज टू बी पब्लिश। इसमें देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होते थे, ठीक है, चाहे कोई सी भी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज हो, ठीक है, जर्मन के अलावा और अदर कंट्रीज़ के भी जो रिसर्चर हैं, फिलोसफर हैं, ज्योग्राफर हैं, वो अपने आर्टिकल यहाँ पब्लिश कराते थे। किसमें? दास ओसलैंड में। इसके एडिटर कौन? ऑस्कर पैश्चेल। ऑस्कर पैश्चेल ने कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डेवलप्ड कंपैरेटिव ज्योग्राफी। तो इन्होंने दुनिया है, मान लीजिए ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था,
ठीक है, इनके बीच में क्या है, इन्होंने एक तरह से कंपैरेटिव अप्रोच देखी कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो ये ऑस्कर पेस्टेल ने स्टार्ट किया था। विद द हेल्प ऑफ मैप्स की हेल्प से ही स्टडीज फ्योर्ड्स ऑफ नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के फ्योर्ड्स की इन्होंने क्या है स्टडी की। विद द हेल्प ऑफ मैप्स ही स्टडीड फ्योर्ड्स ऑफ नॉर्वे एंड पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस दैट द फ्योर्ड्स वर फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड एंड गोग्ड आउट बाय ग्लेशियर। जो ये फ्योर्ड्स बनते हैं ये एक तरह से क्या है, अर्थ के क्रस्ट में फिशर्स हैं, दरारें हैं, ठीक है जी, और जो किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं, ऑक्यूपाइड एंड गोग्ड बाय ग्लेशियर्स के द्वारा। समझ आया, ठीक है। फ्योर्ड्स के बारे में किसने स्टडी की, ऑस्कर पेस्टेल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्कर पेस्टेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट पार्ट जो वर्ल्ड के हैं उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया। एडिटर हैं दास ओसलैंड के, जर्मन जोग्राफर हैं। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिकल जोग्राफी की इन्होंने एक तरह से नींव रखी। पेस्टेल वॉज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। तो ये किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म की इन्होंने क्या है स्टडी की। इन हिज स्टडीज ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल जोग्राफी ही however ignored man as an important component of the discipline of geography। अब देखिए क्या याद रखना है आपको, सिंपली याद रखना है ऑस्कर पेस्टेल ये किससे रिलेटेड थे, फिजिकल ज्योग्राफी से। किससे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन है तभी आपको यहाँ बताया जाता। तो किससे रिलेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी से, लैंड फॉर्म की स्टडी की ऑस्कर पेस्टेल। तो कोई दिक्कत इनके बारे में। ऑस्कर पेस्टेल दास ओसलैंड के एडिटर, फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस था इनका। एंड फ्योर्ड्स जो नॉर्वे के फ्योर्ड्स हैं उनको क्या बताया, फिशर्स हैं अर्थ क्रस्ट में, एंड गोग्ड और ऑक्यूपाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। कोई दिक्कत ऑस्कर पेस्टेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन। इनका जन्म 1833 में हुआ और इनकी डेथ 1905 में हुई, किसकी, रिस्टोफन की। ये पिक्चर है फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन की, तो पिक्चर भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये जियोलॉजिस्ट ना ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिस्टोफन क्या थे, ठीक है, जियोलॉजिस्ट थे। फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी, मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी के फाउंडर कौन, रिस्टोफन। एंड इन्होंने क्या है चाइना विजिट किया, चाइना में विजिट किया, और वहाँ पर क्या है जो कोल फील्ड्स थे उनका मैप प्रिपेयर किया, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, रिस्टोफन के। विजिटेड चाइना एंड प्रिपेयर्ड अ मैप ऑफ कोल फील्ड्स ऑफ चाइना। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि मैप ऑफ कोल फील्ड्स ऑफ चाइना किसके द्वारा प्रिपेयर किए गए। तो नाम याद रखना है, रिस्टोफन, ठीक है, रिस्टोफन, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन। He also noted the loess formation of northern China and tried to explain their genesis। इन्होंने जो एयर के द्वारा, विंड के द्वारा लोएस का फॉर्मेशन होता है उसकी स्टडी की, एंड इनका जेनेसिस के बारे में भी एक्सप्लेन किया। किसने किया, फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफन ने, ठीक है। ध्यान रखना है, चाइना विजिट किए, कोल फील्ड्स के बारे में मैप प्रिपेयर किया, लोएस के बारे में स्टडी की। इन द ओपिनियन ऑफ रिस्टोफन, the purpose of geography is to focus attention on the diverse phenomena that occur in interrelation on the face of the earth। इन्होंने क्या है ज्योग्राफी को क्या बताया कि ज्योग्राफी क्या है, एक तरह से डाइवर्स फिनोमिना है जो क्या है अर्थ पर कोई भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में इंटर रिलेशन बताएं, ठीक है, उनके बारे में क्या बताए, जो फिनोमिना है उन फिनोमिना के बारे में आपस में क्या क्या इंटर रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या है, ज्योग्राफी है। ये इन्होंने मेन पर्पस बताया ज्योग्राफी का। द मेथडोलॉजी ही सजेस्टेड फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी वॉज डेट फाइंड द फिजिकल सेटिंग ऑफ अ रीजन बी स्टडीड एंड देन द एडजस्टमेंट ऑफ मैन इन दैट सेटिंग बी एग्जामाइंड, ठीक है। इन्होंने देखिए क्या किया, जो फिजिकल सेटिंग है, फिजिकल सेटिंग में चाहे आपका रिलीफ हो, रिलीफ
चाहे क्लाइमेट की बात हो, ठीक है, चाहे सोइल की बात हो, वेजिटेशन की बात हो, वेजिटेशन, फ्लोरा की बात हो या फोना की बात हो, ठीक है, किसी भी रीजन में, ठीक है। इन्होंने क्या सिंपली बोला, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी वो डेट फाइंड द फिजिकल सेटिंग ऑफ अ रीजन बी स्टडीड एंड देन द एडजस्टमेंट ऑफ मैन इन दैट सेटिंग बी एग्जामाइंड, ठीक है। उन्होंने बताया इन सभी चीज़ों के बारे में, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना, ठीक है, इनकी स्टडी के बारे में बताया, और यहाँ पर फिर क्या है, मैन का एडजस्टमेंट कर कर दिखाया, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ मैन, देखिए नेक्स्ट लाइन इसी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप ऑफ मैन टू द फिजिकल अर्थ एंड टू द बायोटिक फैक्टर। एक तरह से इन्होंने मैन का क्या बताया, रिलेशनशिप इन सब चीज़ों से कैसे है, ठीक है, सिंपल भाषा में इन सब का रिलेशनशिप मैन से कैसे है, यही दर्शाया अरिस्टोफन ने। अरिस्टोफन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यहाँ। अरिस्टोफन वॉज द फर्स्ट जर्मन स्कॉलर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने वारेनियस में बताया, अब आप बोल रहे हो यहाँ पर अरिस्टोफन। देखिए वारेनियस के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने नींव रखी थी, उन्होंने नींव रखी थी, लेकिन डिफरेंशिएट कर कर किसने दिखाया, अरिस्टोफन ने। दोनों में अंतर समझ आया। वारेनियस ने जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी की नींव रखी थी, और इनको अलग कर कर किसने दिखाया, अरिस्टोफन ने। क्लियर, कोई दिक्कत अरिस्टोफन के बारे में? तो यहाँ पर अभी तक हमने ऑस्कर पेस्टेल और अरिस्टोफन के बारे में देखा है। अब देखते हैं हम रेड जेल के बारे में। रेड जेल का जन्म 1844 में हुआ एंड डेथ 1904 में। ये पिक्चर किसकी है, रेड जेल की है, ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेड जेल। ही वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द नेचुरल साइंस से, शुरुआत में किससे रिलेट कंसर्न करते थे, नेचुरल साइंस से। नेचुरल साइंस में इनकी क्या है, एक तरह से रुचि थी। मेन वर्क क्या है इनका, ह्यूमन ज्योग्राफी। मेन वर्क किस में रहा इनका, ह्यूमन ज्योग्राफी में, यहाँ लिखे देते हैं, ठीक है, मेन वर्क इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसलिए इनके वर्क के लिए इनको क्या है, यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज एज फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है, रेड जेल है। कौन है, रेड जेल है। नाम लिखे देते हैं, फ्रेडरिक रेड जेल, ठीक है जी। कोई पूछे फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तो फ्रेडरिक रेड जेल, सिंपल रेड जेल बोल देना। ही इज नोन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डार्विन्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने जो डार्विन के कॉन्सेप्ट थे, डार्विन के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थे, इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी, किसकी, डार्विन की, हमने बताया था, उन सबको इन्होंने क्या है, अप्लाई किया। इन्होंने क्या है, उन सबको अप्लाई किया, कहाँ पर, ह्यूमन सोसाइटीज़ पर। किसने, रेड जेल साहब ने। रेड जेल से पहले, बिफोर रेड जेल, द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वो लेड डाउन बाय हमबोल्ट, ठीक है। रेड जेल से पहले सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जो फाउंडेशन, नींव थी, हमबोल्ट के द्वारा रखी गई, और रीजनल ज्योग्राफी की रिटर के द्वारा रखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेस्टेल एंड अरिस्टोफन लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द अर्थ फीचर। इसके बाद जो ऑस्कर पेस्टेल और अरिस्टोफन आए, इन्होंने क्या है, गाइडलाइंस रखी एक तरह से सिस्टमेटिक स्टडी की, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द अर्थ फीचर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। रेड जेल ने टर्म कॉइंड की, कौन सी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा कॉइंड की गई, रेड जेल के द्वारा, ये ध्यान रखना है। रेड जेल टुक रिटर्स ह्यूमन ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट है ये भी। रेड जेल टुक रिटर्स ह्यूमन ज्योग्राफी स्टिल फर्दर, सब डिवाइडिंग इट इनटू एंथ्रोपोजियोग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब देखिए, जो रिटर ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है।
रिटर के बारे में हमने बताया था, ठीक है। रिटर ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी की। अब जो उन्होंने स्टडी की उनके वर्क को आगे बढ़ाया किसने, रेडजेल ने। उस वर्क को सब डिवाइड किया 2 पार्ट में, एंथ्रोपोजियोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। रेडजेल इज बेस्ट नोन फॉर इज ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसको लेबेनसरम बोला। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेबेनसरम से बहुत क्वेश्चन आए हैं कि लेबेनसरम क्या है, ठीक है, या किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, रेडजेल ने। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट ये किसके द्वारा दी गई, रेडजेल के द्वारा। इन लेबेनसरम ही कंपेयर्स द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट टू दैट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए रेडजेल ने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बताया कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, ऐसे ही रेडजेल ने बोला कि एक स्टेट है, स्टेट सरवाइव करने के लिए बाकी आसपास के स्टेटों को क्या है, कब्जाएगा, दबाएगा, या यूं कहें कि आगे बढ़ना है इसको तो बाकियों को अपने अंदर लेता रहेगा, ठीक है। जैसे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे सरवाइव करने के लिए उस पर कोई अटैक करेगा तो पहले से तैयार रहे, ऐसा ही इन्होंने स्टेट को कंपेयर कर कर दिखाया। ही अप्लाइड द डार्विन्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू ह्यूमन सोसाइटी, हमने बताया, इसलिए इनको सोशल डार्विनिज्म का जनक भी बोला जाता है। दिस इज नोन एज सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। इसी रेडजेल सोशल डार्विनिज्म से भी रिलेटेड थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इन 1878 एंड 1880 ही पब्लिश 2 बुक्स ऑन नॉर्थ अमेरिका डीलिंग विद फिजिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी से डील करते थे। ही कंप्लीटेड एंथ्रोपोजोग्राफिया बिटवीन 1871 एंड 1899, ठीक है। बुक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफिया, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक जी, ये ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा लिखी गई, रेडजेल के द्वारा, ठीक जी। द मेन फोकस ऑफ दिस मोन्यूमेंटल वर्क इज ऑन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल। अब इसमें एंथ्रोपोजियोग्राफिया में इन्होंने क्या लिखा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें इन्होंने क्या लिखा, इनका मेन फोकस क्या था, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड लोकेशन ऑन द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मीन्स कि जो फिजिकल फीचर्स हैं या कोई लोकेशन है उनका वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया रेडजेल ने, ठीक। पहला वॉल्यूम में क्या बताया, स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप। सेकंड वॉल्यूम में इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। पहले में रिलेशनशिप बताई मैन और अर्थ की, दूसरे में कि मैन का इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट पर कैसे पड़ता है ये बताया। इन एंथ्रोपोजोग्राफी रेडजेल यूज्ड कौन सी अप्रोच अपनाई, डिडक्टिव अप्रोच। कौन सी, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है जी। ही पॉइंटेड आउट द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द वे पीपल मेक यूज ऑफ द लैंड इन 2 प्लेसेस दैट आर फिजिकली वेरी मच अलाइक। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि 2 जगह हैं, मान लीजिए ये ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, एंड इधर क्या है, जापान है, एक तरह से होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है, ये जापान है, जापान के आइलैंड्स है, और इधर ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ रह रहे लोग और जापान में रह रहे लोग सिमिलर दिखाई देंगे, ठीक है। ये रेडजेल ने बोला है। रेडजेल्स डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बिकम वेरी पॉपुलर आउटसाइड जर्मनी, स्पेशली इन फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएस, ठीक है जी। तो इन्होंने यही बताया कि यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में सिमिलरिटी पाई जाएगी, इसलिए इन्होंने बोला ही पॉइंटेड आउट द ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द वे पीपल मेक यूज ऑफ द लैंड इन 2 प्लेसेस दैट आर फिजिकली वेरी मच अलाइक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। रेडजेल बेसिक फिलोसफी वॉज ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक तरह से इसको अपनाया। देने वाले कौन थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, ये अलग ध्यान रखना है, वो थे कौन, स्पेंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
कॉइंड किसने की? स्पेंसर ने, SPENCER, ठीक है, स्पेंसर, जो कि एक इंग्लिश फिलोसफर थे, 1876 में थी। लेकिन इसको फिलोसफी को अपनाया किसने? रैडजेल ने। In 1897, Radzel wrote Political Geography in which he compared state to an organism। ये हम बता चुके कि स्टेट को इन्होंने ऑर्गेनिज्म की तरह बताया। इट वॉज रैडजेल फिलोसफी आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी जो फिलोसफी थी इसे देखकर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इन्होंने बोला जैसे एक जीव को जीने के लिए जगह चाहिए, ऐसे ही एक स्टेट को जीने के लिए जगह चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी वजह से एक तरह से हुआ था। काफ़ी और भी फैक्टर्स थे, लेकिन इसको भी एक फैक्टर माना जाता है। Radzel also explained that human societies made progress in stages, and it was Radzel who tried to build a fundamental unity in diversity। ठीक है, फंडामेंटल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने इसको बिल्ड करने की कोशिश की। तो ये था रैडजेल के बारे में। अब तक हमने 3 देखे हैं। स्टार्टिंग की हमने किन से? रिस्टोफन से। यहाँ पर हमने जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट किया। ऑस्कर पेस्टेल हमारे कवर होते हैं अब तक, रिस्टोफन, रैडजेल। अब चलते हैं हम हैटनर की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हैटनर और पैंक की तरफ। हैटनर की अगर बात करें तो हैटनर का जन्म 1889 में और उनकी डेथ कब हुई? 1941 में। ये पिक्चर किसकी है? हैटनर की है। ठीक है, हैटनर के बारे में देख लेते हैं। ये किसके शिष्य थे? पीपल ऑफ रिस्टोफन एंड रैडजेल। यानी कि इनके गुरु कौन? रिस्टोफन और रैडजेल इनके गुरु रहे हैं। नाम याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे PGT वगैरह में या असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं कि हैटनर के गुरु कौन थे। हैटनर के गुरु कौन थे? ऑप्शन आए, रिस्टोफन आए तो रिस्टोफन, रैडजेल आए तो रैडजेल। ठीक है जी। स्टार्टिंग में क्या थे? फिजिकल एंड रीजनल जोग्राफर थे। इसेंशियली आ फिजिकल एंड रीजनल जोग्राफर। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक का नाम इम्पोर्टेंट है। बुक का नाम क्या? यूरोप बुक लिखी इन्होंने। किसने? हैटनर ने यूरोप बुक लिखी। कब? 1907 में। ठीक है, हैटनर ने यूरोप बुक लिखी 1907 में। अब जो हैटनर थे ये किसके व्यू पॉइंट देखिए, ये सपोर्ट करते थे किसको? हैटनर स्ट्रैबो को। किसको? स्ट्रैबो को ये सपोर्ट करते थे। स्ट्रैबो के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया। किस में बिलीव था इनका? कोरोग्राफी में। किस में? कोरोग्राफी में। और कोरोग्राफी को हमने वहाँ पर भी बताया था जब स्ट्रैबो के बारे में पढ़ाया था कि कोरोग्राफी को कोरोलॉजी में किसने कन्वर्ट किया? वो हैटनरी थे। कौन थे? हैटनर। ठीक है जी। तो रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है दोनों टर्म, कोरोग्राफी या कोरोलॉजी। ठीक है, स्ट्रैबो ने कोरोग्राफी बोला, हैटनर ने कोरोलॉजी बोला। ही सपोर्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रैबो ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ रीजन्स ऑफ एरिया। जैसा कि हमने बताया, कोरोग्राफी या कोरोलॉजी किसी एक रीजन, किसी एक एरिया की स्टडी करती है, एक तरह से रीजनल ज्योग्राफी है। इसके बाद ही एलेबोरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना एंड स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ। फोकस इनका रीजनल ज्योग्राफी पे था। किसका? हैटनर का। हैटनर क्लेम्ड द ज्योग्राफी को इन्होंने, देखिए ये पूछा जाता है, ज्योग्राफी को इन्होंने क्या है? ईडियोग्राफिक बोला। क्या बोला? ईडियोग्राफिक। अब देखिए, एक तरफ होता है ईडियोग्राफिक और एक तरफ होता है मोनोथेटिक। एक तरफ ईडियोग्राफिक और एक तरफ मोनोथेटिक। मोनोथेटिक में क्या आता है? यूनिवर्सल ज्योग्राफी, यूनिवर्सल ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ठीक है जी। वहीं बात करें ईडियोग्राफी की, पार्टिकुलर ज्योग्राफी। ठीक है, पार्टिकुलर, या फिर यहाँ पर
रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। यहाँ पर आप मोनोथेटिक को जनरल ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, जनरल, यूनिवर्सल, सिस्टमेटिक। ईडियोग्राफी को आप पर्टिकुलर ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी ये सब बोल सकते हो, ठीक है जी। तो हैटनर ने ज्योग्राफी को ईडियोग्राफिक बोला, यानी कि रीजनल, रेदर देन मोनोथेटिक। जनरल या सिंथेटिक की जगह इन्होंने क्या बोला, ईडियोग्राफिक, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। द कॉन्सेप्ट डेट द यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी इज इन मेथड्स, ठीक है, द यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी इज इन मेथड्स, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये हैटनर के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। द यूनिटी ऑफ ज्योग्राफी इज इन मेथड्स। इनके अनुसार, इन हिज ओपिनियन, द प्रोसीजर ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप शुड बी फ्रॉम मैन टू नेचर रेदर देन फ्रॉम नेचर टू मैन, ठीक है। तो इनके अनुसार रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, मैन टू नेचर, ना कि नेचर टू मैन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये किसने बोला, हैटनर का ये ओपिनियन था, ठीक। हैटनर रिजेक्टेड द व्यू दैट ज्योग्राफी कुड बी आइदर जनरल और रीजनल, बट द स्टडी ऑफ रीजन्स इज द मेन फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। हैटनर ने ये जो व्यू पॉइंट था उसको रिजेक्ट किया कि ज्योग्राफी या तो जनरल होगी या फिर रीजनल होगी, जनरल या फिर रीजनल, ठीक है। इन्होंने किस पर फोकस किया, सीधा रीजनल ज्योग्राफी पर, ठीक है। कोरोलॉजी याद रखना है, रीजनल ज्योग्राफी की तरफ टिल्टेड थे कौन, हैटनर, ठीक है। ईडियोग्राफिक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। बुक का नाम इनकी यूरोप है, बुक का नाम हैटनर की यूरोप है। शिष्य थे किसके, रिस्टोफन और रैडजेल के। कोई दिक्कत हैटनर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लैंडशाफ्ट कुंडे का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये हैटनर के द्वारा दिया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडशाफ्ट कुंडे लैंडस्केप साइंस गेन्ड पॉपुलैरिटी इन जर्मनी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century. According to this concept, the existing landscape of a meso or micro region is the result of exogenetic, historical और cultural forces. इनकी वजह से कोई भी माइक्रो रीजन हो या मीजो रीजन हो, ये एग्जिस्ट किनकी वजह से करता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या हिस्टोरिकल फोर्सेस या कल्चरल फोर्सेस की वजह से। In the study of landscape, not only on man is taken as an important agent of environment, but also invisible features like wind, air, temperature, humidity, इनका भी रोल होता है, ठीक है। सीधे सीधे तौर पर मैन का के अलावा किनका भी होता है, विंड, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है, किसी लैंडस्केप को। लैंडशाफ्ट इज दस आ होमोजीनियस एरिया विद अ मोर और लेस यूनिफॉर्म अपीरेंसेस। तो लैंडशाफ्ट क्या है, होमोजीनियस एरिया है, होमोजीनियस एरिया, ध्यान रखना है, होमोजीनियस एरिया which is the subject matter of geography and in which biotic or abiotic things are studied in relation to each other. तो लैंडशाफ्ट कुंडे रिलेटेड हैटनर से, ये ध्यान रखना है, ठीक जी। अब चलते हैं एल्ब्रेस्ट पेंक की तरफ। एल्ब्रेस्ट पेंक 1858 में एल्ब्रेस्ट पेंक का जन्म हुआ, 1945 में डेथ हुई। पिक्चर है एल्ब्रेस्ट पेंक की, ठीक है, ध्यान रखना है। जर्मन जोग्राफर, कॉन्सेप्ट दिया एल्ब्रेस्ट पेंक ने जियोमॉर्फोलॉजी का, ट्रेंड जियोलॉजी में रहे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एल्ब्रेस्ट पेंक, ठीक है, एल्ब्रेस्ट पेंक नाम याद रखना है। ही वॉज एसोसिएटेड विद एडवर्ड स्वेस, ठीक है, इनके गुरु कौन थे, एडवर्ड स्वेस थे। हु प्रिपेयर्ड मैप्स ऑफ द मेजर जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वही एडवर्ड स्वेस है, एडवर्ड स्वेस। जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे वहाँ पर सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। तो सियाल, सीमा और नीफे में किसने डिवाइडेड किया था, ये डिवाइड करने वाले एडवर्ड स्वेस ही थे, ठीक है, यही एडवर्ड स्वेस है। He founded the principles of landform evolution and showed how the systematic study of features can be approached from the chorological point of view.
ठीक है, तो जो एल्ब्रेस्ट पेंक थे इनका भी फोकस किधर था, इनका भी फोकस देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन, ठीक है, फाउंड किया इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। और क्या बताया, हाउ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फीचर्स कैन बी अप्रोच फ्रॉम द कोरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 1910 में पेंक फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस दैट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इन्होंने क्या है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया किसकी हेल्प से, लैंडफॉर्म की हेल्प से। ठीक है, एल्ब्रेस्ट पेंक ने, इवन वेयर द मेट्रोलॉजिकल डेटा आर नॉट अवेलेबल। तो 1910 में उस टाइम पर इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था लैंडफॉर्म की स्टडी कर कर कर। ठीक है, वहाँ तब उस टाइम पर मेट्रोलॉजिकल डेटा भी उपलब्ध नहीं था। सॉरी। ही पॉइंटेड आउट इवोपरेशन इंक्रीजेज विद हाई टेम्परेचर। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, ये बताया एल्ब्रेस्ट पेंक ने। ही कंसिडर्ड मैन एज एन इम्पोर्टेंट एजेंट हु कास्ट आउट द फेस ऑफ द अर्थ। तो मैन को इम्पोर्टेंट एजेंट बताया जो अर्थ के फेस को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, आइडिया ऑफ टोपोग्राफिकल मैप का आइडिया इनके द्वारा ही स्टार्टिंग में रखा गया, टोपोग्राफिकल मैप एल्ब्रेस्ट पेंक। पेंक इंट्रोड्यूस जेस्टोल्ट बोरोड फ्रॉम साइकोलॉजी इन ज्योग्राफी। अब देखिए जो जेस्टोल्ट का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी से ज्योग्राफी में लाने वाले भी कौन है, एल्ब्रेस्ट पेंक है। ज्योग्राफी को, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी इज अ ब्रिज बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंस, ये बताने वाले कौन थे, एल्ब्रेस्ट पेंक। ठीक है, ज्योग्राफी को ब्रिज की तरह बताया, नेचुरल और सोशल साइंस का ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है। ठीक है, इधर नेचुरल साइंस है, इधर सोशल साइंस है। ठीक है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, तो ज्योग्राफी एक तरह से ब्रिज का काम करता है। तो ये बताने वाले एल्ब्रेस्ट पेंक थे। वोल्टर पेंक, अब ये अलग हैं, ये बेटे हैं किसके, एल्ब्रेस्ट पेंक के। वोल्टर पेंक सन ऑफ एल्ब्रेस्ट पेंक, ये वही वोल्टर पेंक है जो हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। डेविस का जो कॉन्सेप्ट था उसको चैलेंज करने वाले वोल्टर पेंक थे, वो किनके बेटे हैं, एल्ब्रेस्ट पेंक के ही बेटे हैं। व्लादिमीर कोपेन रशियन बोर्न जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग वर्ल्ड क्लाइमेट ऑन द लाइन्स एडवोकेटेड बाय पेंक। जो एल्ब्रेस्ट पेंक ने, अभी हमने बताया था ना कि इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया, तो बाद में जो कोपेन ने किया था जो कि रशियन बोर्न जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने पेंक को पढ़कर ही अपना क्लासिफिकेशन किया था। ठीक जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ हमने पेंक भी देखे। अब कुछ अदर जर्मन जोग्राफर्स हैं, वारेनियस हमने पढ़ लिए, कांट पढ़ लिए, हम्बोल्ट, रिटार, ठीक है, और भी हैं गरहार्ड स्कॉट, क्रिस्टोलर, ये ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ेंगे, वॉन थुनन, हॉसोफर, ये पॉलिटिकल जोग्राफी में, सैडो, स्टीलर एंड पैटरमैन, ये सब देखिए आगे जो भी बचे हैं वो हम आगे पढ़ते चलेंगे, कुछ यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं। ठीक जी, अब देखते हैं हम फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में फिलिप बूसे, बैरन क्यूबर्ट एंड एमेलियस डी हेलो, विडेल डी लाबिलास इम्पोर्टेंट हैं, लूसियन फेब्रे, जीन ब्रून्स, रैकलास, इमैनुअल डी मार्टोने, एल्बर्ट डिमेंगियोन, ये सब हम पढ़ेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में। एक एक कर देख लेते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। अब देखिए जो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट थे रेड जेल और हम्बोल्ट के, रेड जेल एंड हम्बोल्ट स्प्रेड इन द नेबरिंग कंट्रीज। जो रेड जेल और हम्बोल्ट के आइडियाज़ थे वो अदर कंट्रीज में भी क्या है स्प्रेड हुए। रेड जेल जो कि जिनकी बुक एंथ्रोपोजोग्राफी और हम्बोल्ट की कोस्मोस, तो इनके आइडिया क्या है अदर कंट्रीज में भी क्या है स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, ये कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए फिलिप बोसे के बारे में देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं ये, विडेल डी लाबिलास से थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। फिलिप बोसे फर्स्ट स्कॉलर हु क्रिटिसाइज द प्रिवेलेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। पहले ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने क्या है
क्रिटिसाइज किया किसको, जो प्रिवलेंट मेथड है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के, इकोनॉमिक और इन अदर डेटा इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब देखिए इन सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, पहले मेथड अलग थे सारे, तो उनको क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे, फिलिप बूसे। ही फेल्ट दैट द राइट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल डेटा इज इन द फ्रेम ऑफ नेचुरल रीजन। इनके अनुसार अ रिवर बेसिन वॉज द बेस्ट काइंड ऑफ नेचुरल रीजन। ठीक है, इन्होंने इन डेटाओं को जो भी डेटा हैं रिप्रेजेंट करने के, इनको क्रिटिसाइज किया कि ये क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से चीज़ों को, तो नेचुरल जो रीज़न है वो अच्छे से क्या है शो कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया, इनके अनुसार रिवर बेसिन क्या है, बेस्ट काइंड है किसी नेचुरल रीजन को बताने का। ठीक है जी, ये फिलिप बूसे के बारे में है। आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आ जाए, नाम आ जाए तो बता देना, फ्रेंच जोग्राफर है। बैरन क्यूबर्ट, डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 1796 में ये डायरेक्टर थे। ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ द नेशनल टेरिटरी इनटू नेचुरल रीजन्स विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ देम। दिस एफर्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट इन रीजनल डिवीजन इन फ्रांस। तो एक तरह से रीजनल डिवीजन में इंटरेस्ट यहाँ से आने लगा। बट दिस अप्रोच वॉज कंट्राडिक्टेड बाय एमेलियस डी हेले। इन्होंने एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट किया कब, 1833 में। हु प्रिपेयर्ड अ जियोलॉजिकल मैप ऑफ फ्रांस टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन लैंड फॉर्म्स एंड सोइल एंड द अंडरलाइंग रॉक्स। ठीक है, तो लैंड फॉर्म, सोइल और अंडरलाइंग रॉक के बीच में रिलेशन दिखाया ओमेलियस डी हेलो ने। तो इतना ध्यान रखना है, ये बैरन क्यूबर्ट और एमेलियस डी हेलो के बारे में। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, विडेल डी ला ब्लास, जन्म 1845, डेथ 1918। ये टाइम पीरियड किसका रहा है, विडेल डी ला ब्लास का। तस्वीर, ये पिक्चर विडेल डी ला ब्लास की है। ठीक है, नाम याद रखना है, विडेल डी ला ब्लास। ठीक, अब देखते हैं इनके बारे में। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किनको माना जाता है, विडेल डी ला ब्लास को। 1891 में ही फाउंडेड अ न्यू प्रोफेशनल पीरियडिकल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफिकल राइटिंग्स। अब देखिए, इन्होंने एक पीरियडिकल स्टार्ट किया, एनालिस डी जोग्राफिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लिखे देते हैं, एनालिस डी जियोग्राफिया। ठीक है, ये पीरियडिकल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, विडेल डी ला ब्लास के द्वारा। इसमें जितने भी पब्लिकेशन थे नए नए, उनको क्या है ऐड किया जाता था, बेस्ट जो राइटिंग्स थी ज्योग्राफी की उनको क्या है पब्लिश किया जाता था, एनालिस डी ज्योग्राफिया। 1894 में विडेल डी ला ब्लास पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एटलस जनरले विडेल ला ब्लास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहला एडिशन, ठीक है, क्या था, एटलस जनरले विडेल डी ला ब्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये वैसे पूछा गया नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। ही लेड स्ट्रेस अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इमीडिएट सराउंडिंग्स विच कुड बेस्ट बी स्टडीड इन स्मॉल होमोजीनियस एरियाज इन फ्रांस सच होमोजीनियस एरियाज। अब देखिए, पेज का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, पेज का कॉन्सेप्ट विडेल डी ला ब्लास के द्वारा। अब आपसे हम पूछें, विडेल डी ला ब्लास यूनिवर्सल जोग्राफर या रीजनल जोग्राफर, आपसे बोले पर्टिकुलर जोग्राफर या सिस्टमेटिक जोग्राफर या रीजनल। अब देखिए, इनका जो फोकस था वो रीजनल जोग्राफी की तरफ था, किसका तरफ, रीजनल जोग्राफी। इन्होंने पेज का कॉन्सेप्ट दिया। पेज का मतलब क्या है, कोई होमोजीनियस एरिया जहाँ पर क्या है मैन और उसकी जो भी सराउंडिंग्स थे, ठीक है, वहाँ पर क्या है उनको आसानी से पढ़ा जा सके, ये कोई एरिया है, यहाँ कुछ सिमिलरिटी मिलती हैं, तो ये पेज बोला गया है फ्रांस में इसको। ठीक है, होमोजीनियस एरिया जहाँ कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हों। ठीक है, मैन और उसके जो सराउंडिंग्स थे उसके बीच के संबंध, यही पेज है। ठीक, ब्लास किसको फॉलो करते थे, ये थे क्या,
एक तरह से पॉसिबलिस्ट, पॉसिबिलिज्म को फॉलो करते थे, पॉसिबिलिज्म को, ठीक है। कट्टर एक तरह से क्रिटिक थे किसके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के। जो रेड जेल थे, रेड जेल वो क्या फॉलो करते थे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे रेड जेल। लेकिन विडेल डी ला बिलास क्या थे, पॉसिबिलिस्ट थे, पॉसिबिलिज्म को फॉलो करते थे। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या है, ये एनवायरमेंट को सुपीरियर मानते हैं, मैन को क्या मानते हैं, पैसिव। और इधर पॉसिबिलिज्म को मैन को सुपीरियर एक्टिव मानते हैं, मैन को एक्टिव एजेंट, और नेचर को क्या है, पैसिव एजेंट मानते हैं, ठीक है। विडेल डी ला बिलास वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट एंड क्रिटिक ऑफ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक जी, ये ध्यान रखना। He was influenced by the writings of Radzel and from his second volume of Anthropogeography। अब ऐसा नहीं है कि रेडजेल तो भाई साहब के एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, उनसे तो बातचीत ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है। सिर्फ विचार अलग थे, विचारधारा अलग थी एक तरह से, वो क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, ये पॉसिबिलिस्ट। लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंस हुए जो रेडजेल की राइटिंग्स थी उनसे, जो एंथ्रोपोजोग्राफिया लिखी थी उसके सेकंड वॉल्यूम से इन्फ्लुएंस हुए। कौन, विडेल डी ला बिलास। विडेल डी ला बिलास एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म एज पोस्टुलेटेड बाय फैब्रे के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट किसके द्वारा पोस्टुलेट किया गया, फैब्रे, एल फैब्रे। उसको एडवोकेट किसने किया, मीन्स एक तरह से फेमस करने वाले विडेल डी ला बिलास थे। L. Fabre in a famous phrase, there are not necessities but everywhere possibilities। तो ये फैब्रे का लाइन है, फैब्रे की इम्पोर्टेंट फ्रेज है, क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में। फैब्रे रिगार्डेड ज्योग्राफी एज अ नेचुरल साइंस, फैब्रे ने ज्योग्राफी को क्या है, नेचुरल साइंस बोला रेदर देन अ सोशल साइंस। तो ये तीन लाइन फैब्रे के बारे में, एल फैब्रे के, ये ध्यान रखना है। फैब्रे ने ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस बोला रेदर देन अ सोशल साइंस। विडेल डी ला बिलास ने अर्थ सरफेस को क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोला। क्या बोला, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किसने बोला अर्थ सरफेस को, विडेल डी ला बिलास ने, ठीक जी। ही कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरे डी व्यू, जेनरे डी व्यू सीधा सीधा पूछा गया है, जेनरे डी व्यू, ठीक है, जो कि इसका मीन्स है वे ऑफ लिविंग या लाइफ स्टाइल। ये किसके द्वारा, विडेल डी ला बिलास के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। विडेल डी ला बिलास पॉइंटेड आउट द सेम एनवायरमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पीपल विद डिफरेंट जेनरे डी व्यू। मीन्स सेम एक ही, देखिए विडेल डी ला बिलास ने क्या बोला, सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग लाइफ स्टाइल के लोगों के लिए, ठीक है। अलग अलग लाइफ स्टाइल के लोग हैं उनके लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये लाइन किसने बोली, विडेल डी ला बिलास ने, ठीक है। सेम एनवायरमेंट है डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पीपल विद डिफरेंट जेनरे डी व्यू। लाइफ स्टाइल अलग है, सेम एनवायरनमेंट अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाले लोगों के लिए, ठीक जी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, आगे देखते हैं। ही ऑलवेज कंसीव्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज नेचुरल नॉट अ सोशल साइंस। तो विडेल डी ला बिलास ने भी ह्यूमन ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस माना, ना कि सोशल साइंस। ये किसने बोला है, बुट्टीमान 1971 में। इनकी बुक, हिज बुक टैबले डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, ये किसकी बुक है, विडेल डी ला बिलास की बुक है। ही वॉज अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन एज अ यूनिट ऑफ स्टडी। तो इन्होंने इस आइडिया को अपोज किया कि ड्रेनेज बेसिन को क्या है, यूनिट मानते हैं। तो इसको अपोज किसने किया, विडेल डी ला बिलास ने। पेज का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया, विडेल डी ला बिलास ने। द रिलेटिवली स्मॉल रीजन पेज आर द आइडियल यूनिट टू स्टडी, ठीक है। पेज को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। पेज क्या है, होमोजीनियस रीजन है।
विडेल डी ला बिलास का मोन्यूमेंटल वर्क ह्यूमन जोग्राफी, इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन जोग्राफी बुक विडेल डी ला बिलास ने लिखी, वॉज पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश इन 1921 में ये पब्लिश हुई। और इनका बचा हुआ काम जो था इमैनुअल डी मार्टोने ने किया। ठीक है, इमैनुअल डी मार्टोने जो कि इनके दामाद थे, इमैनुअल डी मार्टोने इनके दामाद और शिष्य थे विडेल डी ला बिलास के, उन्होंने इनके काम को पूरा किया। इन इस बुक ही ट्राई टू एग्जामाइन द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में बताया। प्रायर टू विडेल डी ला बिलास जर्मन स्पेशली द फॉलोअर ऑफ रेड जेल स्ट्रांगली फेवर्ड। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया पहले डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते थे, लेकिन विडेल डी ला बिलास ने फिर स्टडी ऑफ मैन नेचर इंटरेक्शन अपनी बुक ह्यूमन जोग्राफी में मैन एनवायरमेंट इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताया। विडेल डी ला बिलास के अकॉर्डिंग इट इज़ रीजनेबल टू ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन नेचुरल एंड कल्चरल फिनोमिना, दे शुड बी रिगार्डेड एज यूनाइटेड एंड इनसेपरेबल। इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी नेचुरल और कल्चरल फिनोमिना के बीच में आप बाउंड्री खींच दो, उनको अलग कर दो, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, अब कल्चर देखिए हिमालय लोगों का, चाहे वो नेपाल के हों, हिमालय नेपाल में भी है, चाहे फिर इंडिया वाले हों, तो जो हिमालय के पास हैं उनका कल्चर सेम देखने को मिलेगा, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला मैन एंड नेचर अडेप्ट टू ईच अदर लाइक अ स्नेल इन इट्स सेल। एक तरह से इन्होंने ऐसे बोला है, मानव और नेचर का संबंध जैसे कोई सेल है, स्नेल इन इट्स सेल, जैसे कोई स्नेल है अपने सेल में रहता है, इस तरह से इन्होंने संबंध बताया। ठीक है, द एरिया ओवर विच एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर हैज डेवलप्ड थ्रू सेंचुरीज कॉन्स्टिट्यूट अ रीजन। एक रीजन बनने के लिए क्या है, एक रीजन बनने के लिए सेंचुरीज लग जाती हैं मैन और नेचर के रिलेशनशिप को बनने में। ठीक है, शताब्दियां लग जाती तब जाके एक रीजन बन पाता। विडेल डी ला बिलास देयरफॉर आर्ग्यूड फॉर रीजनल ज्योग्राफी एज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। विडेल डी ला बिलास ने, जैसा कि हमने बताया, रीजनल ज्योग्राफर थे, रीजनल ज्योग्राफी की तरफ टिल्टेड थे। विडेल डी ला बिलास डेवलप्ड द आइडिया ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का आइडिया विडेल डी ला बिलास ने दिया। क्लियर विडेल डी ला बिलास के बारे में। अब देखते हैं जीन ब्रून्स के बारे में। जीन ब्रून्स का जन्म 1869 में और इनकी डेथ 1930 में हुई थी। ये पिक्चर है जीन ब्रून्स की, देख लेते हैं जीन ब्रून्स के बारे में। शिष्य थे किसके, विडेल डी ला बिलास के। अब देखिए ब्रून्स, जीन ब्रून्स किसके शिष्य थे, ये विडेल डी ला बिलास के शिष्य थे, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, he tried to identify the scope and method of human geography। मेन वर्क, ये इम्पोर्टेंट है, मेन वर्क जोग्राफिक ह्यूमन, इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है SID क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। पब्लिश कब हुआ, 1910 में। इतना ही याद रखना, जोग्राफिक ह्यूमन किसका वर्क है, जीन ब्रून्स का। ही लिमिटेड ह्यूमन जोग्राफी, तो इन्होंने ह्यूमन जोग्राफी को कहाँ तक लिमिटेड कर दिया था, unproductive occupation of soil, things connected with the conquest of plant and animal worlds and the destructive economy, यानी कि रोबर इकोनॉमी बोला या वायलेंट अटैक ऑन नेचर विच में रिजल्ट इन पॉवर्टी। ठीक है, इन्होंने बोला ज्योग्राफी में हम तीन चीज़ पढ़ते हैं, एक तो क्या पढ़ते हैं, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सोइल, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं, थिंग्स कनेक्टेड विद कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, एंड थर्ड डेस्ट्रक्टिव इकोनॉमी यानी रोबर इकोनॉमी। इन्होंने क्या है, डेस्ट्रक्टिव इकोनॉमी को रोबर इकोनॉमी बोला, या फिर बोला वायलेंट अटैक ऑन नेचर, जिसकी वजह से क्या है, पॉवर्टी, गरीबी आती है। किसने बोला, जीन ब्रून्स ने। ठीक है, रोबर इकोनॉमी पूछा गया है कि रोबर इकोनॉमी किसने बोला, रोबर इकोनॉमी, तो ये जीन ब्रून्स के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा, जीन ब्रून्स।
He had the view that these three set of observable phenomena did not mark the boundaries of geographical region। हालांकि फिर सफाई भी दी एक तरह से कि सिर्फ यही तीनों जो अभी ऊपर फिनोमिना बताए थे ये जोग्राफिकल रीजन की बाउंड्री को मार्क नहीं करते हैं। फिर बाद में सफाई भी दी थी। ही कंसिडर्ड रीजनल जोग्राफी, इन्होंने रीजनल जोग्राफी किसको बोला? द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल इज वेल नाई लिमिटेड अनलिमिटेड इंक्लूडिंग एपिडेमिक्स, physical aptitudes, moral habits, social rules, poverty rights, social organization, collectivization, stock companies and social anarchy in large cities। तो रीजनल जोग्राफी में इन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि ये सब चीज़ें एपिडेमिक्स, फिजिकल एप्टीट्यूड्स, मॉरल हैबिट्स, सोशल रूल्स, प्रॉपर्टी राइट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में बताया। He opined that nature is not mandatory, nature mandatory नहीं but permissive है। All these physical and cultural factors therefore need to be taken into account for understanding a comprehensive study of a region। and इन्होंने जोग्राफिकल स्टडीज़ में दो प्रिंसिपल बताए, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम कर रहे हो आप, वो एक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से संबंध। तो ये दो प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए? ये दोनों प्रिंसिपल इनके द्वारा ब्रून्स, जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए। जीन ब्रून्स, ठीक है जी, ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में क्या बोला? जीन ब्रून्स हेल्ड द व्यू दैट एवरीथिंग इज आइदर ग्रोइंग और डिमिनिशिंग, एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग एंड नथिंग इज स्टेबल एंड स्टेट। मीन्स या तो कोई चीज़ ग्रो कर रही है या डिमिनिश कर रही है, या तो एक्सपेंड कर रही है या सिकुड़ रही है, श्रिंक कर रही है, लेकिन स्टेबल कंडीशन में कुछ नहीं है। स्टेबल और स्टैटिक कंडीशन में कुछ नहीं है, या तो ग्रो कर रही है या घट रही है या सिकुड़ रही है या फैल रही है। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में जीन ब्रून्स ने बताया। और इंटरेक्शन में क्या बताया? द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन जीन ब्रून्स ने बोरो किया कहाँ से? विडेल डी लाविलास के कॉन्सेप्ट से। हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल होल। टेरेस्ट्रियल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये विडेल डी लाविलास ने दिया। वहाँ से ही एक तरह से बोरो किया जीन ब्रून्स ने प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। द आइडिया ऑफ टेरेस्ट्रियल होल या टेरेस्ट्रियल यूनिटी वॉज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच लेटर ऑन इंस्पायर्ड रीजनल सिंथेसिस। तो ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी बाद में क्या है? इंस्पायर करेगा रीजनल सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट, हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था जीन ब्रून्स के बारे में। कोई दिक्कत? एक तो इनकी बुक का नाम इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी बुक का नाम जोग्राफिक ह्यूमन। एक तो ये याद रखना। रोबर इकोनॉमी किसने बोला? ये जीन ब्रून्स ने बोला। ठीक है जी। और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए। अब आते हैं रैकलस। इम्पोर्टेंट है रैकलस भी। रैकलस की बात करें तो इनका जन्म 1830 में और इनकी डेथ 1905 में हुई। ठीक है, रैकलस की जन्म 1830 में और इनकी डेथ 1905 में हुई। ये पिक्चर है रैकलस की। स्टूडेंट कार्ल रिटर के, स्टूडेंट किसके? कार्ल रिटर के। कौन? रैकलस। फ्रेंच जोग्राफर और अनार्किस्ट थे। एक तरह से भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, अनार्किस्ट थे। रैकलस वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग आइडियलिस्ट थे। इन्होंने सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड द आइडियल्स ऑफ 1848 रिवोल्यूशन। 1848 रिवोल्यूशन को इन्होंने क्या है? सपोर्ट किया था। ठीक है, जो उसके आइडियल्स थे उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? रैकलस थे। इन 1879 ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द एंटी मैरिज मूवमेंट के भी ये सपोर्टर थे। ठीक, ही गोट रिकॉग्निशन एज अ लीडिंग फ्रेंच जोग्राफर विद द वर्क ऑफ सिस्टमेटिक फिजिकल जोग्राफी। ला टेरे, ये इंपॉर्टेंट है। ला टेरे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। ला टेरे का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? सीधा सीधा रैकलस के द्वारा। ला टेरे किसके द्वारा? रैकलस के द्वारा। ठीक जी। ही बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज 19 वॉल्यूम रीजनल जोग्राफी
नाउविले जोग्राफी यूनिवर्सले, इसके लिए जाने जाते हैं। द क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ दिस वर्क मेड इट मच पॉपुलर दैन रिटर्स अरकुंडे। ठीक है, रिटर की जो अरकुंडे थी उससे ज़्यादा पॉपुलरिटी इनके काम को मिल गई थी। जो 19 वॉल्यूम में इन्होंने नाउविले जोग्राफिक यूनिवर्सले लिखी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई थी, ज़्यादा फेमस, एक तरह से क्लियरिटी भी ज़्यादा थी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी। ही रोट एल होमे एट ला टेरे मोस्ट प्रोबेबली पोस्टह्यूमसली इन 1905। यहाँ ये कब पब्लिश हुई, जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद। विच में भी डिस्क्राइब्ड एज सोशल ज्योग्राफी, एक तरह से इसको सोशल ज्योग्राफी बोला गया। ठीक है जी, किसके द्वारा, रैकलस के। रैकलस के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या याद रखनी, अनार्किस्ट थे। ठीक है, ला टेरे का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, रैकलस के द्वारा। इनकी बुक का नाम याद रखना है नाउविले जोग्राफिक यूनिवर्सले 3, एंड ये याद रखना है सोशल ज्योग्राफी, यानी कि किसको बोला, एल होमी एट ला टेरे को। रैकलस ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड मॉडर्न टाउन प्लानिंग और सोशोलॉजी के बीच में इन्होंने कनेक्शन बताया। ही वॉज पॉसिबलिस्ट हु ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन काइंड कुड हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरमेंट। ही इन्फ्लुएंस एंड हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट विद, इनके कॉन्टैक्ट लीपले और पैट्रिक गैडिस से भी रहे। लीपले और पैट्रिक गैडिस ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक, एंड रैकलस बिकेम द रिटर ऑफ फ्रांस, इम्पोर्टेंट है, रैकलस को फ्रांस का रिटर भी बोला जाता है। तो कुछ फैक्ट्स थे, 3 फैक्ट या 4 फैक्ट याद रखना है। द रिटर ऑफ फ्रांस कौन है, रैकलस हैं। ठीक है, और ये कौन थे, पॉसिबलिस्ट थे, ये भी ध्यान रखना है। वर्क का नाम याद रखना, नोविले जोग्राफिक यूनिवर्सल। ला टेरे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। स्टूडेंट थे कार्ल रिटर के। क्लियर। इन हिज वर्क एल होमे एट ला टेरे द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स he asserted that man is not the product of his environment but as an important part it। तो मैन क्या एनवायरमेंट का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। रप्चर्स इन द हार्मनी ऑफ नेचर, आर रिवर्स्ड एजुकेशन फेस टू फेस विद नेचर, रियल लव ऑफ नेचर, ये तीनों स्टेटमेंट रैकलस के द्वारा दी गई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। रैकलस डिस्कस्ड मेन नेचर इंटर रिलेशनशिप इन अ वेरी साइंटिफिक वे। 2 स्टेटमेंट है रैकलस की, एक तो द बारबेरियन गिव्स टू द अर्थ ही लिव्स एज एन एस्पेक्ट ऑफ रफ ब्रूटिलिटी, एक तो ये दिया, एंड सेकंड वेयर ऑल ग्रेस एंड पोइट्री हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द लैंडस्केप, इमेजिनेशन डाई आउट, द माइंड इज इम्पावरिड एंड अ स्पिरिट ऑफ रूटीन एंड सर्विलिटी टेक पोजेशन ऑफ द सोल। तो ये रैकलस के दोनों स्टेटमेंट याद रखना, इनमें रटने ही है, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं। तो रैकलस के बारे में यहाँ क्लियर हुआ। अब आते हैं इमैनुअल डी मार्टोने। इनका जन्म 1873 और डेथ 1955 में हुई। पिक्चर है इमैनुअल डी मार्टोने की, ध्यान रखना है। इमैनुअल डी मार्टोने जैसा कि हमने बताया शिष्य और दामाद थे किसके, इमैनुअल डी मार्टोने शिष्य और दामाद थे किसके, विडेल डी ला बिलास के। विडेल डी ला बिलास के शिष्य भी थे, दामाद भी थे। इन्होंने ही जो विडेल डी ला बिलास का बचा हुआ काम था उसको पूरा किया था। स्पेशलाइज इन फिजिकल ज्योग्राफी, कंसेंट्रेटेड एरिया सेंट्रल यूरोप था। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में इनका स्पेशलाइजेशन था और इनका एरिया कौन सा था स्टडी का, सेंट्रल यूरोप। जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और बायोलॉजी में इनकी रुचि थी। स्टडीड द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन के बारे में पढ़ा। प्रॉब्लम ऑफ ग्लेशियल इरोजन ऑफ द एल्प्स, इनके बारे में पढ़ा। मोस्ट पॉपुलर वर्क इनका क्या है, ट्रेटे डी ज्योग्राफी फिजिक्स एंड ला फ्रांस फिजिक्स। ही वॉज द फर्स्ट टू कोइन एंड डिफाइन द साउथ अमेरिकन एरिड डायगोनल, ये इमैनुअल डी मार्टोने के द्वारा कोइन और डिफाइन किया गया। ठीक है, ये मैप देख लेना है। ठीक, कोई दिक्कत इनके बारे में, सिंपल थे इमैनुअल डी मार्टोने, ध्यान रखना है। ठीक जी। अब आते हैं एल्बर्ट डिमेंगियन।
एल्बर्ट डिमेंगियन, जन्म 1872 और डेथ 1940 में हुई। पिक्चर है ये डिमेंगियन की, एल्बर्ट डिमेंगियन की। ये भी शिष्य थे विडेल डी लाप्लास के। विडेल डी लाप्लास के ये शिष्य थे कौन? मार्टोने के बाद डिमेंगियन भी शिष्य थे। मोनोग्राफ लिखा क्या? ला पिकार्डी एट लेस रीजन्स वैसिन्स। क्लोज फ्रेंड थे मार्टोने के, जैसा कि हमने भी पढ़ा है ऊपर। कंसंट्रेटेड मेनली ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी पर। अब देखिए मार्टोने का ज़्यादा फोकस किस पर था? फिजिकल ज्योग्राफी पर, लेकिन डिमेंगियन का ह्यूमन ज्योग्राफी पर था। ही रोट ऑन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पर भी इन्होंने लिखा। किसने? डिमेंगियन ने। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर किसने लिखा? डिमेंगियन ने। किन्होंने? डिमेंगियन ने, ध्यान रखना। मेड अ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स एंड प्रिपेयर्ड लैंड यूज मैप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम कार्टोग्राफी में भी पढ़ेंगे। किनको? डिमेंगियन को। डिमेंगियन को हम कार्टोग्राफी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि पब्लिश इनकी डेथ के बाद हुई। सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड यूज मैप और क्लासिफिकेशन किया लैंड का, किसने? डिमेंगियन ने। को-ऑथर थे द राइन प्रॉब्लम्स एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमी 1935 विद लूसियन फेब्रे के साथ लिखी। को-ऑथर कौन थे? डिमेंगियन थे। और ऑथर कौन थे इसके? द राइन प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। हिज ली डेक्लाइन डी आई यूरोप, ये पब्लिश हुई यूएसए में 1921 में अंडर द टाइटल अमेरिका एंड द रेस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में नाम ही आएगा एग्जाम में। अमेरिका एंड द रेस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन किसके द्वारा लिखी गई? डिमेंगियन के द्वारा। ही वॉज द टीचर ऑफ हर्शमैन, ये हम जब पढ़ेंगे इंडस्ट्री की थ्योरी पढ़ेंगे तब, ठीक है, वहाँ पर हर्शमैन के कॉन्सेप्ट आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हर्शमैन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टीचर थे डिमेंगियन किसके? हर्शमैन के। क्लियर जी? तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिटिश और अमेरिकन और जो सोवियत स्कूल है वो करेंगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने जर्मन और फ्रेंच ज्योग्राफर देखे। नेक्स्ट क्लास में ब्रिटिश और अमेरिकन और सोवियत स्कूल हम देखेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।